वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस या स्टडी में। साइंस या स्टडी के इस लेक्चर में बच्चों आप पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? वर्क एनर्जी एंड पावर। ये क्लास 11 का यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, क्लास 11 की यूनिट नंबर 4 है। तो आइए देखते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में। से आप पढ़ेंगे सबसे पहले वर्क के बारे में। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्क के बारे में। एनर्जी एंड पावर ये आपकी पूरी यूनिट है। वर्क एनर्जी एंड पावर ये चैप्टर भी है ना। इसमें हम बात करने वाले हैं केवल वर्क की। इस लेक्चर में केवल बात करेंगे वर्क यानी कार्य के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं कार्य क्या होता है। देखिए कार्य किसे कहते हैं। मान लीजिए कि एक तल है, उस तल पर क्या है, एक पिंड रखा हुआ है। ठीक है, उस तल पर एक पिंड रखा है जिसकी स्थिति प्रारंभिक स्थिति क्या है, ए। जिसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है, ए है। और उस पर क्या कर रहे हैं, कोई हम एक नियत बल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक नियत बल F लगा रहे हैं। F लगाने के बाद में जो पिंड की स्थिति हो रही है वो बदल के क्या हो जा रही है, वो बदल के B हो जा रही है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हुआ कि जो वस्तु थी वो मान लेते हैं कि D दूरी तक विस्थापित हो गई। ठीक है, कितना विस्थापन हुआ उसमें, D दूरी का जो है उसमें विस्थापन हो गया। तो फिर कार्य की डेफिनेशन क्या बनती है। अब पिंड को अगर हम एक स्थिति से दूसरे स्थिति में लेके जा रहे हैं, बल भी लगा रहे हैं, विस्थापन भी हो रहा है, तो देखिए वर्क की जो डेफिनेशन होगी वो क्या बनेगी। पिंड अथवा वस्तु पर लगाए गए नियत बल। कैसा बल, नियत बल। वस्तु में क्या होगा, तो समझ गए होंगे बच्चा क्या लिखने का मतलब क्या है, मेरा बताने का उद्देश्य क्या है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि आप कोई एक नियत बल लगा रहे हैं, जैसे कांस्टेंट फोर्स हो गया आपके पास, है ना। कोई नियत बल किसी पिंड पर लगा रहे हैं, उसकी प्रारंभिक स्थिति ए थी। अब ए से जब कोई नियत बल लगाया तो विस्थापन डी, उसका विस्थापन डी हुआ, यानी कुछ विस्थापित होकर क्या हो गई, स्थिति बी प्राप्त हो गई। ठीक है, पिंड या वस्तु को स्थिति कैसे प्राप्त हो गई, बी प्राप्त होगी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, देखिए किसी पिंड अथवा वस्तु, ठीक है, किसी पिंड अथवा वस्तु पर लगाए गए नियत बल के कारण, ठीक है, किसी पिंड अथवा वस्तु पर लगाए गए नियत बल के कारण वस्तु में होने वाले विस्थापन, ठीक है, वस्तु में होने वाले विस्थापन की क्रिया यानी प्रोसेस की क्रिया क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। तो होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। देखिए इसकी एक डेफिनेशन और बता देते हैं आपको। जैसे एक फार्मूला होता है आपके पास, W बराबर F इंटू डी। ठीक है, F इंटू डी। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमें डेफिनेशन बतानी पड़े तो कैसे बताएंगे। देखिए F क्या है, यहाँ पे एक नियत बल है। कैसा बल है, नियत बल है। D क्या है, वस्तु में विस्थापन है, वस्तु में विस्थापन है। और जो W है वो किया गया कार्य है। कैसा है, किया गया कार्य है। तो देखिए क्या डेफिनेशन बनेगी। मान लीजिए किसी पिंड पर नियत बल अगर हम लगा रहे हैं तो नियत बल को मान लेते हैं कैसा बल है, वो एकांक बल है, एकांक नियत बल है, या एकांक न्यूटन का नियत बल लगा रहे हैं। ठीक है, एकांक न्यूटन का नियत बल लगा रहे हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी। एक तो डेफिनेशन ये बनेगी F इंटू डी, यहाँ पे क्रॉस नहीं आएगा, सॉरी,
ये क्रॉस नहीं आएगा, ये कैसा आएगा डॉट, यानी कि इसे बोल सकते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो हम ये भी बोल सकते हैं नियत बल तथा वस्तु में होने वाले विस्थापन के स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। फिर से देखिए, किसी नियत बल तथा वस्तु में होने वाले, किसी नियत बल तथा वस्तु में होने वाले विस्थापन के स्केलर प्रोडक्ट को, स्केलर प्रोडक्ट को कार्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या बना सकते हैं आप, कि किसी पिंड पर एकांक न्यूटन का नियत बल लगाने पर, ठीक है, किसी पिंड अथवा वस्तु पर एकांक न्यूटन का बल लगाने पर, एकांक न्यूटन का नियत बल लगाने पर वस्तु में होने वाले विस्थापन को, ठीक है, वस्तु में होने वाले विस्थापन को कार्य कहते हैं, वस्तु में होने वाले विस्थापन को कार्य कहते हैं। तो आशा करते हैं ये कार्य आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कार्य से रिलेटेड, यानी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स या नियत बल द्वारा कृत कार्य, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि कोई एक प्लेन होगा, आपके पास तल होगा, तल पे क्या होगी, एक स्थिति में क्या होगा, पहले मान लीजिएगा पिंड ए स्थिति में रखा हुआ होगा, ठीक है, इस पर कोई नियत बल F लगा रहे होंगे, डी विस्थापन होने के बाद में पिंड बी स्थिति को प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। अब ये बल अगर पिंड पे लगाएंगे तो दो तरह से लग सकता है, ठीक है। देखिए, एक तो इस पे लंबवत लगेगा तो हो जाएगा F साइन थीटा, कैसा हो जाएगा F साइन थीटा, ठीक है, और एक लगेगा इसके अनुदिश, ठीक है, तो अनुदिश हो जाएगा F कॉस थीटा, ठीक है, F कॉस थीटा। तो देखिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य, तो किया गया कार्य मान लेते हैं W है, तो W बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक नियत बल, तो बल कैसा होगा, अनुदिश लगा रहे हैं, तो अनुदिश लगाने के लिए बल क्या हो जाएगा F कॉस थीटा, है ना, इनटू विस्थापन कितना आया हमें D। तो हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा F W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, फार्मूला हो जाएगा F इंटू डी कॉस थीटा। क्लियर है ना भाई। आपका जो लंबवत बल क्या होगा वो होगा F साइन थीटा, अनुदिश बल हो जाएगा F कॉस थीटा, अनुदिश कैसा होगा F कॉस थीटा। इसको जो परिणामी निकालेंगे वो F ही रहेगा, ठीक है, तो परिणामी निकालेंगे वो F हो जाएगा F, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं कार्य के मात्रक एवं विमाओं के बारे में, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ वर्क, यानी कार्य के मात्रक क्या है, विमा क्या है। देखिए सबसे पहले आपको मालूम है कि आपके पास जो W के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू डी कॉस थीटा या F इंटू डी, ठीक है, क्या होता है W बराबर F इंटू डी, W बराबर F इंटू डी। इस फार्मूले से देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य का मात्रक निकालना है, तो क्या लिखेंगे W यानी कार्य का मात्रक बराबर, ये मैं फिर से आपको बेसिक बता दे रहा हूँ। फिलहाल मैंने मात्रक और डायमेंशन के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, वहाँ से आप सीखिए कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर W कार्य है तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा भैया, F इंटू डी है, तो F क्या है बल, तो F का मात्रक गुणित D का मात्रक। तो देखिए W का मात्रक यानी F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, क्या होता है न्यूटन, इनटू D का मात्रक क्या है, मीटर यानी विस्थापन, तो मात्रक आपके पास क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। तो W का मात्रक एक आएगा न्यूटन मीटर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं NM, है ना, न्यूटन मीटर। इसे न्यूटन मीटर के अलावा और हम क्या बोलते हैं, इसे जूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, ठीक है। अब लेकिन हमें विमा भी निकालनी है, तो देखिए ध्यान से, W की विमा या कार्य की विमा, तो W की विमा बराबर F क्या है, यहाँ पे है फोर्स, है ना, तो फोर्स के लिए विमा क्या होती है MLT-2, ठीक है, कितनी होती है MLT-2 इंटू विस्थापन के लिए क्या हो जाएगी L,
कैलकुलेट करो जरा कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी आपके पास ml2t-2, ठीक है। तो कार्य की विमा क्या आएगी, ml2t-2। तो आपने देखा कि जो कार्य के मात्रक होते कौन कौन से हैं, कार्य के मात्रक जो एसआई पद्धति में है, ठीक है, एसआई पद्धति में है, कौन कौन से हैं, एक तो आप बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, दूसरा क्या बोल सकते हो, जूल बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए सीजीएस पद्धति की बात कर लेते हैं, सीजीएस पद्धति की बात करते हैं। तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है, अर्ग, क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक है। सीजीएस पद्धति में अर्ग, और एसआई पद्धति में न्यूटन मीटर या जूल बोल सकते हैं। अब इनके थोड़े अन्य मात्रकों की और तुलना बात कर लेते हैं, अन्य मात्रकों की, है ना। जैसे इसके अन्य मात्रक हैं, अन्य मात्रक की बात कर रहे हैं, तो अन्य मात्रक में क्या होगा, कैलोरी, कैलोरी, ठीक है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, है ना, ये क्या है, इसके अन्य मात्रक हैं। तो कैलोरी में क्या होता है, कैलोरी कितने जूल के बराबर होगा, ये होगा 4.186 जूल के, ठीक है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य और मात्रकों की, तो उसी में आता है आपके पास किलोवाट घंटा, क्या आता है, किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो होते हैं आपके पास 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है, कितना, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁶ जूल। एक कैलोरी में कितना, एक कैलोरी में कितना, 4.186 जूल। 1 किलोवाट घंटा में कितना, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो बात कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसमें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। अन्य मात्रकों की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है। तो कार्य के मात्रक एसआई पद्धति में क्या थे, न्यूटन मीटर, ठीक है, कौन कौन से, न्यूटन मीटर या जूल बोल सकते हैं। सीजीएस पद्धति में क्या है, अर्ग है, ठीक है। और आपको बता दें कि जो एक अर्ग या एक जूल होता है वो किसके बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है 10�7 अर्ग के, ठीक है। 1 जूल बराबर होता है 10�7 अर्ग के। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर बात करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं ना। तो अब बात करेंगे कार्य के प्रकार के बारे में, ठीक है, कार्य के प्रकार के बारे में। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है आपका पॉजिटिव वर्क, है ना, कैसा, पॉजिटिव वर्क यानी कि धनात्मक कार्य। दूसरी बात करेंगे होगा निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क की। और तीसरी बात करेंगे हम जीरो वर्क की, ठीक है, जीरो वर्क की। अब बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि अगर कोई किया गया कार्य होगा, ठीक है, कोई बल लगेगा, एक ऐसा बल हो, जैसे ये आपका पथ हो जाए, मान लीजिए ये ए पे था, ये बी पर गया, सी पे आ गया, फिर एक और पथ से जाते हुए जाते हुए जाते हुए सी पे पहुंच गया, ठीक है। तो इसकी जो स्थितियां होती हैं, एक तो स्थितियां ए और सी हो जाएगी, भाई ए से कहाँ तक जा रहे हैं, ए से जा रहे हैं सी तक, तो इसकी स्थितियां क्या होंगी, ए और सी होंगी, ठीक है। तो एक ऐसा बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स होता है, एक ऐसा बल होता है जिसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है, यानी जो किया गया कार्य होता है, यानी वर्क डन बाय फोर्स, किया गया कार्य
जो किया गया कार्य होगा वो ये जो पथ दिख रहा है आपको, ये जो रास्ता दिख रहा है जाने का, ठीक है, ये रास्ता, तो ये क्या होता है कि इस पे डिपेंड नहीं करता है, ये इस पथ पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ए व सी की जो स्थितियां होंगी इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो संरक्षी बल क्या होता है? संरक्षी बल वह बल है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में लिख देते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर डिपेंड करता है ना, यानी कि निर्भर करता है, लेकिन उसके पथ पर नहीं, ठीक है, किस पे? पथ पर नहीं। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? एक ऐसा बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन पथ पर नहीं, ठीक है, पथ पर नहीं। क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे स्थिर वैद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। जस्ट इस कंजर्वेटिव फोर्स का उल्टा, जैसे इसकी बात करें तो क्या बोलेंगे? वह बल, ठीक है, एक या ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के साथ साथ, ठीक है, के साथ साथ पथ पर भी निर्भर करता है। किस पे? पथ पर भी निर्भर करता है, ठीक है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? एक ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के साथ साथ पथ पर भी निर्भर करता है। क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, कार्य से रिलेटेड हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा से 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर विस्थापित हो जाती हैं। तो बल द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। क्या करना है? बल द्वारा कृत कार्य की गणना करनी है। तो देखिए इसका सलूशन क्या होगा। गिवन क्या क्या कर रखा है उसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है? 40 न्यूटन का बल लगाने पर, है ना, तो F बराबर कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन, ठीक है। फिर कह रहा बल की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। फिर कह रहा 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो D कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो कह रहा है कि कृत कार्य की गणना कीजिए। तो फार्मूला होता है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, है ना। तो F की वैल्यू कितनी है? 40। विस्थापन कितना है? 10। थीटा कितना है आपके पास? थीटा है बच्चा आपके पास 30 डिग्री। तो 40 10 की गुणा कितना हो जाएगा? 400 गुणित कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगा √3/2। कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपके पास बच्चे 2 0, ठीक है। तो हो जाएगा आपके पास 200√3 जूल। मात्रा क्या हो जाएगा? जूल। क्लियर है ना। चलिए बात कर लेते हैं एक और न्यूमेरिकल पे। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है। कह रहा है कि 50 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड को 5 मीटर विस्थापित करने में 125 जूल कार्य करना पड़ता है। तो कह रहा बल तथा विस्थापन के बीच, है ना, बल तथा विस्थापन के बीच कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, हेयर
एफ कितना है आपके पास, एफ है 50 न्यूटन। कितना विस्थापन हो रहा है, डी हो रहा है बच्चा 5 मीटर। विस्थापन कितना हो रहा है, 5 मीटर। कार्य कितना किया जा रहा है, 125 जूल। कितना, 125 जूल। तो कह रहा है कि थीटा निकालिए, यानी थीटा बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला देखिए क्या होता है, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा फार्मूला एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा हुआ तो डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस। एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, 50। डी की वैल्यू कितनी है, 5। कॉस थीटा आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 125 इज इक्वल टू 50 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी, 5 25 यानी 250 गुणित कितना, कॉस थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर किसके, 125 बटे 250। 125 से कम 125, 125 दूना 250। तो आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/2। ठीक है, 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है कॉस 60 की। तो हो जाएगा कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 60। तो कॉस से कॉस कैंसर, तो आपके पास कोण कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, आपके पास कोण कितना आएगा, 60 डिग्री। यही इसका क्या है, इस न्यूमेरिकल का सलूशन है। ठीक है, तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। और इसी चैप्टर से आपको पढ़ाएंगे कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है ना। ऊर्जा पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको बताएंगे कि पावर क्या है। तो आज का वीडियो यहीं तक फिलहाल, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।